हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फरवरी का कंप्लीट किया हुआ था। फरवरी में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। और अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा, उन सारी वीडियोज़ को आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पर हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं। तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग पिछली वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मार्च का थोड़ा सा पेंडिंग रह रहा था, मार्च में हालांकि काफ़ी डिले हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर मार्च भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम लोग मार्च फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को। और जैसा मैं अपने हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार खुद से देने की कोशिश करनी है। तो यही काम आप लोगों को यहाँ पर फिर से करना है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उतनी देर में आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर सही हो या गलत ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन आप लोगों का आंसर देना जरूरी होता है। गलत आंसर होगा तो मैं सही आंसर तो यहाँ पर बताऊंगा ही, और अगर आंसर आप लोगों का सही होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। SBI General Insurance has recently signed a bancassurance pact with which bank to sell its insurance products? SBI जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में किस बैंक के साथ में अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए एक बैंकासुरेंस संधि पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। बैंकासुरेंस पैक्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, पिछले कई सारी वीडियोस में ये चीज़ें बताई गई हैं और ये आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसका जो आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इस पैक्ट के साइन हो जाने के बाद में एसबीआई के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होंगे वो इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांचेज से सेल किए जा सकेंगे। बैंक का इंश्योरेंस मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि आप लोगों को पता होगा, पिछले कई वीडियोस में बताया गया है, लेकिन फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है। मोटा मोटा ओवरव्यू जिससे आप लोगों को मिल जाएगा कि बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। तो बैंक का इंश्योरेंस देखो आप लोग, तो दो टर्म मिलाकर बना हुआ है, एक बैंक और एक इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो एक बैंक और इंश्योरेंस, इन दोनों को मिलाकर बैंक का इंश्योरेंस बना हुआ है। तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है ये, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बैंक की ब्रांचेस से सेल कर सकती हैं, ठीक है। तो यही इसी पैक्ट को जो है, जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के तहत में इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट को, अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, अपनी पॉलिसीज को बैंक ब्रांचेस के थ्रू बेच सकते हैं, उसी को हम लोग बैंक इंश्योरेंस पैक्ट कहते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। किसकी बात हो रही है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है ये जॉइंट वेंचर है। किसका किसका जॉइंट वेंचर है ये हम लोग जान लेते हैं। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है वो एसबीआई का, और एसबीआई के साथ साथ में और किसका? इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है ना, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है वो एसबीआई और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। और अगर हम लोग इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें यहाँ पर, क्योंकि इसका आंसर इंडियन ओवरसीज बैंक ही हो रहा है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ये एमडी और सीईओ हो जाएंगे। गुड पीपल टू ग्रो विद, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो, गुड पीपल टू ग्रो विद, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पेमेंट बैंक विच हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई। उस भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा मिला है। यानी कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का दर्जा अभी आरबीआई के द्वारा कौन सी पेमेंट बैंक को मिला, ये इसमें पूछा गया है। और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने भी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल्ड के तहत शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। तो फिनो पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। शेड्यूल्ड बैंक कौन सी होती हैं ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल्ड के अंडर आने वाली सभी बैंकें जो होती हैं वो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं। और शेड्यूल्ड बैंक मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और दूसरी क्या हो जाती है? शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव, ठीक है ना, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंकें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक।
और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकें जो होती हैं ये 5 प्रकार की ये भी होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला हो जाएगा कि एसबीआई और इसके एसोसिएट्स, ठीक है, हालांकि मर्ज हो गया है, लेकिन अभी जैसे स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले वीडियोज में, मैंने बताया कि अभी उसको आरबीआई गाइडलाइन, उसमें आरबीआई के अंडर लाया गया, आरबीआई रेगुलेशंस के अंडर लाया गया। तो इस तरीके से कुछ अभी बचे हुए हैं। बाकी मेन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट्स हैं लगभग मर्ज हो चुके हैं। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में जो है कौन कौन सी बैंकें आती हैं? तो एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट ये आ जाएंगी, ठीक है। नेशनलाइज बैंक हो जाएंगी जिसको कि हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाएंगे, ये सब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में ही आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएंगी, फॉरेन बैंक हो जाएंगे, ठीक है ना, फॉरेन बैंक्स हो जाएंगी, और रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, ठीक है ना, रीजनल रूरल बैंक्स ये भी क्या होता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंडर आएंगे। और अगर हम लोग बात करें शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स की, जो यहाँ पर दिया गया है, तो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना, मैं लिखते चल रहा हूँ शॉर्ट में। इसकी जो पेड पीडीएफ होती है वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये। और दूसरा क्या होता है? शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हो जाएंगी शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स की, ठीक है, टाइप्स हो जाएंगे। और ये हो जाएगा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक 5 प्रकार की, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक 2 प्रकार की। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू हम लोगों ने लिया। ऑप्शन नंबर है फिनो पेमेंट बैंक, इसका आंसर होगा। फिनो पेमेंट बैंक के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है, नवी मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग बात करें इनके एमडी और सीईओ की, किसके? फिनो पेमेंट बैंक के, तो ऋषि गुप्ता जी जो है वो फिनो पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। फिनो पेमेंट बैंक की पूरी कहानी जो आप लोगों को जानना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। हेडक्वार्टर, एमडी और सीईओ, ठीक है। बाकी जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। कमेंट कर बताओ आप लोग। ऐसे तो आप लोगों को याद नहीं करोगे, लेकिन कमेंट करो। एक बार आप लोग अपने हाथ से लिख भी दोगे, टाइप भी कर दोगे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में रहेंगी। तो इसका हेडक्वार्टर इन सभी बैंकों का, पेमेंट बैंकों का कहाँ पर है, आप लोग ये कमेंट कर बताओ। और हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। टू कंप्लीट इट्स रिमेनिंग बैंकिंग ऑपरेशंस which bank has recently got a banking license extension for 3 months from RBI? अपने शेष बैंकिंग कार्यों को पूरा करने के लिए किस बैंक को हाल ही में आरबीआई से 3 महीने के लिए बैंकिंग लाइसेंस एक्सटेंशन मिला हुआ है? अपने बचे हुए काम को पूरा करने के लिए आरबीआई से कौन सी बैंक को अपने लाइसेंस को 3 महीने एक्सटेंड करने का जो है टाइम मिला हुआ है? 3 महीने का एक्सटेंडेड लाइसेंस मिला हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रूपी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा रूपी कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने भी हाल ही में पुणे महाराष्ट्र बेस्ड रूपी कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस जो है वो 3 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे कि बचे हुए काम जो है इस बैंक के बैंकिंग ऑपरेशंस के वो पूरे किए जा सकें। और बैंक अब भी लगभग बंद ही हो गई है, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, तो इसका जो भी बचा हुआ काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ये बैंक बंद हो जाएगी। अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिव हेल्थ पॉलिसी विच इज़ इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी दैट विल प्रोवाइड अप टू 100% प्रीमियम रिटर्न्स हैज़ लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी? एक्टिव हेल्थ पॉलिसी जो कि भारत की पहली पॉलिसी है जो 100% तक प्रीमियम रिटर्न्स प्रदान करेगी, किस बीमा कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। टू इंश्योर 5 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज व्हिच इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी हैज लॉन्च्ड दी SME इंश्योर पोर्टल रिसेंटली? 5 करोड़ लघु और मध्यम उद्यमों का बीमा करने के लिए किस बीमा प्रदाता कंपनी ने हाल ही में SME इंश्योर पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा अलायंस इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अलायंस इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs और स्मॉल बिजनेसेस को फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अलायंस इंश्योरेंस ने SME इंश्योर नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। और इस पोर्टल के माध्यम से 5 करोड़ SMEs को, कितने? 5 करोड़
5 करोड़ एमएसएमईज को इंश्योर किया जाएगा। अलायंस इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे अलायंस इंश्योरेंस की तो एस.वी. ठक्कर जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एड्रेस्ड द 5th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021? ठीक है, 5वीं एशिया आर्थिक वार्ता 2021 को किसने संबोधित किया, ये इस पे पूछा गया है। एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, एस जयशंकर कौन है आप लोगों को पता ही होगा। एस जयशंकर कौन है, विदेश मंत्री हैं हमारे, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसकी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर। 26 से लेकर 28 फरवरी तक, कब से कब तक, 26 से लेकर 28 फरवरी तक जो है 5वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये जो है इकोनॉमिक डायलॉग जो है ये 5वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है ये वर्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो है आयोजित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये आयोजित किया गया। कौन सा था ये, कौन सा एडिशन था, 5th एडिशन था, 5वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग था। इस तरीके से भी आप लोग समझते चलिए। 26 से लेकर 28 फरवरी के बीच में वर्चुअली ये आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। इसकी थीम क्या थी, थीम भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ 5th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021। इन दैट केस यू विल गिव द आंसर पोस्ट कोविड ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनामिक्स। फिर से सुन लो आप लोग, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम हो जाएगी पोस्ट कोविड 19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनामिक्स। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सुनो इसको, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, पीडीएफ में ये चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर सुनो, जो लोग पीडीएफ परचेज नहीं किए हैं उनके लिए ये आप लोग सुनो इसको। पोस्ट कोविड 19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनामिक्स, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, और इसके इनॉग्रेल सेशन को विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा संबोधित भी किया गया था। ये जो 5वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 वर्चुअली आयोजित किया गया था, इसके उद्घाटन सत्र को जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा इसको संबोधित किया गया था। 5 और देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एस जयशंकर जी के अलावा, ये तो इंडिया के हैं विदेश मंत्री, इनके अलावा 5 और देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस 5 देशों के नाम जान लेते हैं कि कौन से और 5 देशों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। मॉरिशस, भूटान, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया और जापान। फिर से सुन लो, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मालदीव, भूटान, ये 5 देश और हैं जो इंडिया के अलावा इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर इसका आंसर हो जाएगा। एस जयशंकर इस समय राज्यसभा में हैं। कहाँ से ये राज्यसभा में चुने गए हैं, ये आप लोग ये बताओ। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में ये मनोनीत किए गए हैं। तो कौन से क्षेत्र से ये राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं, कौन से स्टेट से ये राज्यसभा में आए हैं, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओपन एंडेड ओवरसीज फंड टू फंड एफओएफ स्कीम इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी एफओएफ। ठीक है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली ओपन एंडेड ओवरसीज फंड टू फंड स्कीम इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी एफओएफ लॉन्च की है, ये इसमें पूछा गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी हाल ही में एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी एफओएफ नाम से अपनी पहली ओपन एंडेड फंड टू फंड स्कीम लॉन्च की है। ये एसबीआई की पहली ओवरसीज फंड स्कीम है जो कि यूएस मार्केट में म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है ना, एक्सचेंजेस, ट्रेड फंड, इन सब चीज़ों में जो है इन्वेस्ट करेगी। एसबीआई म्यूचुअल फंड इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो है ये हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, इस स्कीम के माध्यम से एसबीआई जो होगी यूएस मार्केट में यूएस मार्केट में म्यूचुअल फंड स्कीम्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ई एसबीआई म्यूचुअल फंड आंसर होगा इसका। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। एज पर द सेबीज रिवाइज्ड लिस्टिंग रूल्स, व्हाट इज द रिवाइज्ड डाइवेस्ट मिनिमम लिमिट इन द आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर लार्ज कंपनीज। ठीक है, सेबी के
संशोधित लिस्टिंग नियमों के अनुसार बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ में संशोधित न्यूनतम सीमा क्या है? प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 5%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5% इसका आंसर हो जाएगा। सेबी ने अभी हाल ही में सेबी की अभी हाल ही में बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें कंपनियों के लिए आईपीओ लिस्टिंग नॉर्म्स को और आसान कर दिया गया है। आईपीओ लिस्टिंग नॉर्म्स को और आसान कर दिया गया है और अब 10% के बजाय कम से कम 5%, ठीक है ना, कम से कम 5% अमाउंट आईपीओ के लिए होगा। ठीक, और इस वजह से अब बड़ी कंपनियां भी अपनी लिस्टिंग जो है वो ऑप्ट इन कर सकती हैं। बड़ी कंपनियां भी लिस्टिंग जो है ऑप्ट इन कर सकती हैं। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, किसकी बात हुई है? सेबी की। तो सेबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ जिससे चीज़ें रिवाइज होती चलें। मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय त्यागी, कौन? अजय त्यागी। अजय त्यागी जी जो है उसके चेयरमैन हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू लॉन्च ए 727 crores क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर इंडियाज रूफटॉप सोलर प्रोग्राम अलॉन्ग विद एसबीआई एंड एमएसएमई मिनिस्ट्री। ठीक है, कौन सी वित्तीय संस्था एसबीआई और एमएसएमई जो है मंत्रालय के साथ भारत के रूफटॉप सौर कार्यक्रम के लिए 727 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बना रहा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक एसबीआई और एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर 727 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी स्कीम की योजना बना रहा है। ठीक है ना, किसके साथ में मिलकर, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एसबीआई, ठीक ना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और एमएसएमई मिनिस्ट्री, इन दोनों के साथ में मिलकर, ठीक ना, कितने अमाउंट का? 727 करोड़ रुपए, 727 करोड़, ये INR में इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और लगभग इसकी हम लोग यूएसडी में बात करें तो 100 मिलियन यूएसडी, 100 मिलियन यूएसडी ये हो जाएगा यूएसडी में। तो 727 करोड़ रुपए या फिर 100 मिलियन यूएसडी, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये बराबर है। ठीक है ना, तो जो है वर्ल्ड बैंक जो है एसबीआई और एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए 727 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च करने की एक प्लानिंग कर रहा है। 100 मिलियन यूएसडी लगभग इसका अमाउंट हो जाएगा ये यूएसडी में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी फिनेंस को सपोर्ट करता है और 2016 में कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एसबीआई के साथ मिलकर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 625 मिलियन, कितना? 625 मिलियन यूएसडी के जो है लेंडिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ था। ये 625 मिलियन के यूएसडी 625 मिलियन यूएसडी के लेंडिंग प्रोग्राम को 2016 में लॉन्च किया गया था। उसी चीज़ों के यहाँ पर मैं रिकॉल करा रहा हूँ, इसका आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही बताना मकसद है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी को जो है ग्रीन इकोनॉमी फाइनेंस को सपोर्ट करता है और 2016 में भी जो है वो इस तरीके के लिए लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक इसका आंसर होगा। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड आर मालपास, ठीक है ना, डेविड आर मालपास ये जो हैं इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का सब कुछ मैंने बता दिया, स्टैटिक वाला पोर्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर कर बताओगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कैश फ्री हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू प्रोवाइड इंटरनेशनल पेमेंट्स फॉर इट्स मर्चेंट्स। कैश फ्री ने अपने व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है? पेपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, पेपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कैश फ्री क्या है जान लेते हैं, हालांकि तो बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। कैश फ्री क्या है? तो ये एक बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसी ने अपने मर्चेंट्स को इंटरनेशनल पेमेंट्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पेपाल के साथ में भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें कैश फ्री की, तो बताया कि बेंगलुरु बेस्ड है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु में होगा। और अगर हम लोग इसके सीईओ की बात करेंगे तो आकाश सिन्हा इसके सीईओ हो जाएंगे। पेपाल की भी यहाँ पर बात हुई है
पेपाल का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो पेपाल का हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अभी 1 अप्रैल से पेपाल जो है अपनी सभी सर्विसेज इंडिया में बंद करने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक विच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए वीडियो केवाईसी फैसिलिटी टू ओपन द डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम क्या है जिसने हाल ही में डिजिटल बचत खाता खोलने के लिए एक वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है। ध्यान रखना, वीडियो केवाईसी सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है, रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी के द्वारा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आरआरबी है जिसने अभी हाल ही में डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसका जो आंसर होगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी यानी कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण बैंक, इन दोनों बैंकों ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जिसको कि हम लोग एपीजीवी भी बोलते हैं, एपीजीवी, और दूसरा क्या है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है ना, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, विकास ने तेलंगाना ग्रामीण बैंक जो है ये दोनों इंडिया के पहले ऐसे आरआरबी बन गए हैं जिन्होंने डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी शुरू की हुई है, ठीक है। और ये दोनों आरआरबी जो हैं एसबीआई के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण बैंक, ये दोनों आरआरबी एसबीआई के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, तो ये अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों बैंकों का डिजिटल इंस्टा सेविंग अकाउंट मोबाइल ऐप अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले फरवरी में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब आरआरबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग आरआरबी से रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें समझते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकता है। तो अभी टोटल करंट में इंडिया में 43 आरआरबीज वर्किंग हैं, काम कर रही हैं, ठीक है ना, ऑपरेशनल हैं। अभी वर्तमान में 43 आरआरबीज इंडिया में हैं जो कि वर्किंग है, जो कि फंक्शनल हैं, जो काम कर रही हैं। आरआरबीज की ऑथराइज कैपिटल को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है ना, 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इसके लिए 2014 में 2014 में आरआरबी अमेंडमेंट बिल लाया गया था, ठीक है, आरआरबी अमेंडमेंट बिल लाया गया था और उसी के बाद में इस ऑथराइज कैपिटल को 5 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। अब आरआरबीज में अगर हम लोग शेयर की बात करें कि किसका किसका कितना शेयर होता है, किसकी किसकी कितनी होल्डिंग होती है, तो अगर हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है ना, अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर जो है वो आरआरबी में होता है। स्टेट की अगर हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है। और अगर हम लोग बात करें स्पॉन्सर्ड बैंक की, किसकी, स्पॉन्सर्ड बैंक की, जो कि उस बैंक को स्पॉन्सर्ड आरआरबी को स्पॉन्सर्ड कर रही है, उस बैंक का शेयर कितना होता है, तो उसका 35%, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का, 15% स्टेट का, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और यहाँ पर बात किसकी किसकी हुई थी, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की। तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वारंगल, ठीक है ना, वारंगल तेलंगाना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन की, तो के प्रवीण कुमार, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, के प्रवीण कुमार, ठीक है ना, ये जो है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन हो जाएंगे। तेलंगाना ग्रामीण बैंक की भी बात हुई है, तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में। और वी अरविंद जो है वो कौन, वी अरविंद जी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण बैंक, ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू सपोर्ट द फार्मर्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओज, आर्या क्या है, ए पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी हैज रिसेंटली इंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद व्हिच बैंक। किसानों और किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करने के लिए आर्या ने अभी हाल ही में किस बैंक के साथ में रणनीतिक साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और आर्या क्या है, तो आर्या जो है एक पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी है ये।
और इसका जो आंसर होगा कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्या के बारे में मैंने बताया कि आर्या जो है एक पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और इसी ने अभी हाल ही में कैनरा बैंक के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। क्यों किया गया है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये भी जान लेते हैं। तो किसानों और एफपीओज यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए ये पार्टनरशिप किया गया है। ठीक है, सिंडिकेट बैंक का भी कैनरा बैंक में विलय हो गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ जरूरी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटका में जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, किसका, कैनरा बैंक का। ठीक है, एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एलवी प्रभाकर जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टुगेदर वी कैन ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, किसकी, कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक की कहानियां मैंने आपको बता दी, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडी एंड सीईओ। बाकी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। चलिए अगला देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज फर्स्ट बैंक टू ज्वाइन ए ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क लिंक। हाल ही में कौन सा बैंक ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क लिंक में शामिल होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, ये इसमें पूछा गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ पर बात हुई है लिंक की, LINK, किसकी बात हुई है, लिंक की। तो ये लिंक क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी JP मॉर्गन का ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क है। ठीक है ना, ये जो लिंक है ये JP मॉर्गन का जो है ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क है। ये बेसिकली लिंक जो है ये पेमेंट नेटवर्क है और अभी हाल ही में SBI ने जो है इसे ज्वाइन किया हुआ है। और ऐसा करने वाला SBI देश का पहला बैंक बन गया है। इसे ज्वाइन करने के बाद में SBI के द्वारा किए जाने वाले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का जो टाइमिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। इससे पहले 2019 में 7 और इंडियन बैंकों ने लिंक ज्वाइन किया है, लेकिन वो अभी लाइव नहीं हुआ है। मतलब और लोगों ने ज्वाइन कर लिया है लेकिन वो अभी लाइव नहीं हुआ है, और SBI ने ज्वाइन किया और ये लाइव भी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर है SBI इसका आंसर होगा। SBI का हेडक्वार्टर वगैरह, इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, इनकी टैग लाइन, एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। MD CEO ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कोऑपरेशन इन द डेब्ट कैपिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर MSMEs। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में MSMEs के लिए ऋण पूंजी मंच में सहयोग के लिए किस संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। SIDBI, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, SIDBI ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और SIDBI ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया हुआ है। क्यों साइन किया है ये MOU? तो NSE और SIDBI के विभिन्न MSME इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। फिर से सुन लो आप लोग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और SIDBI के डिफरेंट जो कई प्रकार के MSMEs इनिशिएटिव्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये MOU साइन किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, ठीक है ना, NSE की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में होगा। विक्रम लिमाई जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। SIDBI की भी हम लोग बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ यूपी में होगा। कहाँ पर? लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी सत्य वेंकट राव ये जो हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएंगे SIDBI के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। SEBI हैज रिसेंटली कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ विच फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। SEBI ने भी हाल ही में किस वित्तीय निगम के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सहारा इंडिया। ठीक है, सहारा इंडिया ऑप्शन नंबर, इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बस ऐसे वन लाइनर है, आप लोग इसको याद करते हुए चलो। नेक्स्ट, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल बॉन्ड्स नेम्ड यील्ड हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। यील्ड नाम से बॉन्ड को खरीदने और बेचने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हाल ही में
किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंपनी ने भी हाल ही में यील्ड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसकी मदद से बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाएगा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो किसने लॉन्च किया हुआ है ये इसमें पूछा गया है। एक्सिस सिक्योरिटीज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, एक्सिस सिक्योरिटीज ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र में एक्सिस सिक्योरिटीज का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू अरेंज द कॉस्ट इफेक्टिव फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर फार्मर्स which regional rural bank has recently signed an MOU with Andhra based Our Food Private Limited। किसानों के लिए लागत प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की व्यवस्था करने के लिए किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने हाल ही में आंध्र स्थित आवर फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। केवीजीबी ने अभी हाल ही में विशाखापत्तनम बेस्ड आवर फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है जिससे कि किसानों को बैंक लोन के माध्यम से कॉस्ट इफेक्टिव फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किया जा सके। और अगर हम लोग कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटका में होगा। पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर बताया था, जहाँ पर बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह आप लोगों को बता रहा था। जहाँ पर कोई क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बताया था, धारवाड़ कर्नाटका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग हर क्वेश्चन के साथ में बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह तैयार करते रहा करो तो चीज़ें आप लोगों की याद हो जाएंगी। बाद में अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्लर्कल कैडर के एग्जाम में नॉर्मल 1 नंबर का हेडक्वार्टर भी कई बार पूछ लेते हैं। पूछें कि ना पूछें, हम लोगों को अपनी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट करनी है। हमको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हो सकें किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको हम लोगों को उसी टाइम पर जान लेना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिम बैंक हैज रिसेंटली साइंड ए सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट विद इस्वातनी। ठीक है ना, एक्सिम बैंक ने हाल ही में इस्वातनी के साथ कितनी राशि का सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट समझौता किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया। सॉफ्ट लोन समझौता किया गया है कितनी राशि का एक्सिम बैंक ने इस्वातनी के साथ में। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 10.40 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10.40 मिलियन USD। और अगर हम लोग इसकी INR में बात करें तो 75.99 करोड़ रुपए, ये इसकी INR में वैल्यू होगी। ठीक ना, तो 10.40 मिलियन USD या फिर 75.99 करोड़ INR का जो है एक सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट जो है एक्सिम बैंक और इस्वातनी के बीच में किया गया है। इस्वातनी क्या है ये, यहाँ पर एक ये टर्म यूज़ किया गया है। इस्वातनी क्या है ये, तो ये एक देश है जिसका पुराना नाम जो है स्वाजीलैंड है। ये एक देश है जिसका पुराना नाम क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्वाजीलैंड। ठीक है, स्वाजीलैंड जो है इसका पुराना नाम है। और इसी के साथ में एक्सिम बैंक ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर 10.40 मिलियन USD का सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और इस लोन के माध्यम से जो है इस्वातनी में जो भी IT, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे वो कंप्लीट किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस्वातनी की भी बात हो रही है। तो अगर हम लोग इसके कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो इसका कैपिटल हो जाएगा मबाबने। मैं लिख दे रहा हूँ, इस्वातनी जो है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूँ तो आप लोगों को मतलब पढ़ने में आसानी हो जाएगी, मबाबने। ठीक ना, ये इसकी कैपिटल हो जाएगी। और 2 कैपिटल हैं बेसिकली इसकी, मबाबने और लोबम्बा। मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, मबाबने और लोबम्बा ना, ये दोनों इसकी कैपिटल हो जाएंगी। ये पूछा जा सकता है क्योंकि क्या होता है कि जो हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं, एग्ज़ाम अभी हुए हैं, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर कैपिटल करेंसी पूछते हैं तो जो हाल फिलहाल में जो देश न्यूज़ में रहते हैं उन्हीं की कैपिटल करेंसी पूछी जाती है। थोड़ा सा टफ करना होगा तो ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये नाम बहुत सुना सुना सा नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप लोग इसकी कैपिटल करेंसी यहाँ पर जान लो। ठीक है, तो मबाबने और लोबम्बा जो है वो इसकी कैपिटल हो जाएगी। और करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी करेंसी हो जाएगी स्वाजिल लिलागिनी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, स्वाजिल लिलागिनी। ठीक है ना, ये इसकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है, और एक्सिम बैंक की भी यहाँ पर बात हुई है। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। डेविड रॉस्पिना जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, MD हो जाएंगे। एक्सिम बैंक के MD कौन हो जाएंगे, डेविड रॉस्पिना, ये इसके MD हो जाएंगे। ठीक,
तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए 10.40 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट लोन के बारे में नहीं पता होगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ था सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट, ठीक है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस लोन के बारे में, सॉफ्ट लोन के बारे में नहीं पता होगा, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोग इसको जानने का प्रयास भी नहीं किए होंगे। आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक भी नहीं की होंगी कि क्या होता है सॉफ्ट लोन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पढ़ाई मत करो। सॉफ्ट लोन क्या होता है, ऐसा कोई भी नया टर्म आए तो आप लोग उसको जानने की कोशिश किया करो। अगर मैं ना बताऊं तो आप लोग कमेंट कर लिया करो, या फिर गूगल वगैरह पर जाकर कहीं ना कहीं देख लिया करो। वैसे तो जो भी मैक्सिमम नए टर्म आते हैं, न्यू टर्म्स जो आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है, मैं बता देता हूं। लेकिन इन केस अगर मैं भूल जाऊं या ना बताऊं तो आप लोग कमेंट कर पूछ भी लिया करो, या फिर आप लोग उसको कहीं और से जानने का प्रयास किया करो। सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरीके से मत सुना करो कि वीडियो खत्म होगा, लास्ट में पंजीरी और चरणामृत आप लोगों को मिल जाएगा, फिर आप लोग घर चले जाएंगे। इस तरीके से पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोग लास्ट में एग्ज़ाम में जब चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, फिर बोलोगे कि इस टीचर ने नहीं पढ़ाया था, उस टीचर ने नहीं पढ़ाया था, यहाँ से नहीं आया था, वहाँ से नहीं आया था। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि डायरेक्टली ना पूछा जाए, या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो अगर डायरेक्टली पूछेंगे किसी भी क्वेश्चन का तो वहाँ पर आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो वहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता होता, इसीलिए काफ़ी डिटेल में जाकर एक्सप्लेनेशन की जाती है। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ये आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। ये सब चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरीके की आप लोग अपनी अप्रोच डेवलप करो। कुछ भी कोई पढ़ा रहा है तो उसमें ये जानने की कोशिश करो कि कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में जब रहेंगी तो आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे। सॉफ्ट लोन क्या है इसके बारे में भी हम लोग फिलहाल जानते हैं, और दिमाग खोल कर आप लोग वीडियोज़ को देखा करो, ठीक है ना। ऐसे मत देखा करो कि कोई मतलब फ़ायदा ही ना हो। दिमाग खोल कर देखो, समझो आप लोगों उस चीज़ों को। तो सॉफ्ट लोन क्या होता है, तो सॉफ्ट लोन जो होता है वो ये मतलब वे लोन होते हैं जिन पर या तो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, या फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट से कम इंटरेस्ट रेट लगता है। सॉफ्ट लोन जब किसी को दिया जाता है तो या पर उस पर, या तो उस लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता, कोई भी ब्याज नहीं लगता है, या फिर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उससे कम इंटरेस्ट रेट पर किसी को लोन दिया जाता है। तो इसी को हम लोग सॉफ्ट लोन बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 the central government has recently amended the insurance ombudsman rules 2017। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन किया है, ये इसमें पूछा गया है। सेक्शन 24 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। सेक्शन 24 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में IRDA एक्ट 1999 के सेक्शन 24 के तहत में इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल्स 2017 में अमेंडमेंट किया हुआ है। किस में अमेंडमेंट किया हुआ है? इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल 2017 में अमेंडमेंट किया हुआ है, और इस अमेंडमेंट के बाद में अब इसे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन अमेंडमेंट रूल 2021 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और ये अमेंडमेंट क्यों किया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम लोग ये भी जानते हैं यहाँ पर। तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की कार्यप्रणाली को इम्प्रूव करने के लिए ये संशोधन किया गया है, ये अमेंडमेंट किया गया है, जिससे कि पॉलिसी होल्डर्स की कंप्लेंट्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सके। ऑम्बुड्समैन कार्यप्रणाली को काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के द्वारा मैनेज किया जाता है, और इसी काउंसिल के द्वारा सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन जैसे कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन नहीं होता है, उसी तरीके से इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन भी होता है। तो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का जो कार्यकाल होता है वो मैक्सिमम 3 साल का होता है, ठीक है। 68 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी ऑम्बुड्समैन अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता उसका, और 55 साल से कम भी उसकी एज नहीं होनी चाहिए। यानी कि फिर से समझो आप लोग इस चीज़ को, 55 साल और 68 साल ये एज उम्र है, 55 ईयर्स और 68 ईयर्स। जो भी इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसकी मिनिमम एज जो होगी वो 55 साल होनी चाहिए। 55 साल के से का ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 54 साल का होगा तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा,
और 68 साल से ज़्यादा कभी नहीं होने चाहिए। यानी कि 55 से लेकर 68 साल तक की उम्र के बीच में किसी को भी इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन बनाया जा सकता है, और इनका मैक्सिमम टेन्योर जो होगा 3 साल का होगा, ठीक ना। 3 साल के लिए जो है इनका नियुक्ति की जाएगी। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति 55 से लेकर 68 साल के बीच में 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को जानते हैं। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हैदराबाद, ठीक ना, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो हैं वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीज़ों को, पिछला कुछ भी अगर इससे मिलता जुलता है तो उसको थोड़ा सा याद करते हैं कि जो कुछ भी याद आ रहा है। तो IRDAI ने अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2021 से सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 3 स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करना मैंडेटरी कर दिया था, ठीक ना। IRDAI ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बोला था कि 1 अप्रैल 2021 से आप सभी लोगों को 3 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लॉन्च करना मैंडेटरी हो जाएगा। कौन कौन से वो 3 स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं उसका नाम हम लोग जानते हैं, ठीक है। भारत गृह रक्षा, दूसरा हो जाएगा भारत सुरक्षा उद्यम सुरक्षा, भारत सुरक्षा उद्यम सुरक्षा, और तीसरा हो जाएगा भारत लघु उद्यम सुरक्षा, ठीक ना। और इसके डिटेलिंग, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया गया है। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस ध्यान से देखे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें उनको याद आ रही होंगी, कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को रिलेट करते हुए आ रहे होंगे। तो पिछले वीडियोज़ भी आप लोग देखा करिए, वहीं से चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, आज का आंसर हो जाएगा सेक्शन 24 ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, what is the annual interest rate on the provident fund for the financial year 2020 to 21? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की सिफारिश के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि पर वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा 8.5% ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 8.5% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। EPFO ने अभी PF के लिए जो है 8.5% का इंटरेस्ट रेट जो है वो रिटेन किया हुआ है। EPFO यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुनील भरतवाल जो है वो इसके CEO हो जाएंगे। टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड कस्टमाइज रिटेल लोन्स टू होम बायर्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड ए स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग एग्रीमेंट विद PNB हाउसिंग फाइनेंस। होम बायर्स को सुविधाजनक और अनुकूलित खुदरा ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने अभी हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ में एक रणनीतिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। यस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक और PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अभी हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि होम बायर्स को कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जा सके। PNB हाउसिंग की यहाँ पर बात हुई है, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। यस बैंक की बात हुई है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे यस बैंक की, तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये यस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। बाकी एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, इन सभी के हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताओ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रोवाइड सैलरी अकाउंट्स टू ऑल द एक्टिव एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल which बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द इंडियन आर्मी। सभी सक्रिय और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को वेतन खाते प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सेना के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें पूछा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। उदय कोटक इसके MD और CEO हो जाएंगे। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। टू लॉन्च इट्स इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड। अपना स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक ना। फेडरल बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर और इसकी टैगलाइन, ठीक ना, ये दोनों आप लोगों को कमेंट कर बताना है कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी टैगलाइन कहाँ पर है।
नेक्स्ट देखते हैं। टू लॉन्च ए स्मार्ट फिटनेस बैंड विद डिजिटल पेमेंट कंपोनेंट्स विच ब्रांड हैज रिसेंटली टाइड अप विद SBI योनो। ठीक है, डिजिटल भुगतान घटकों के साथ में एक स्मार्ट फिटनेस बैंड लॉन्च करने के लिए किस ब्रांड ने हाल ही में SBI योनो के साथ में एक समझौता किया है, ये इसमें पूछा गया है। फास्ट ट्रैक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्या होगा? फास्ट ट्रैक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फास्ट ट्रैक ये टाइटन की ही एक ब्रांड है, टाइटन की एक यूथ ब्रांड है। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक ने अभी हाल ही में SBI योनो के साथ में टाई अप किया हुआ है। क्यों टाई अप किया गया है? तो डिजिटल पेमेंट कंपोनेंट से लैस एक फिटनेस बैंड लॉन्च करने के लिए ये टाई अप किया गया है। ठीक है ना, एक फिटनेस बैंड लॉन्च करने जा रही है फास्ट ट्रैक, जिसमें कि डिजिटल पेमेंट कंपोनेंट भी होगा, जिसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट भी किया जा सकेगा। तो उसको लॉन्च करने के लिए फास्ट ट्रैक और SBI योनो ने जो है टाई अप किया हुआ है। ठीक है, और इस बैंड से पेमेंट कैसे होगा, कैसे इस बैंड से पेमेंट होगा, इस फिटनेस बैंड से, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो इस बैंड में एक चिप लगी होगी जिससे कि SBI अकाउंट को लिंक किया जाएगा और उसके बाद में जो है इसके माध्यम से पेमेंट हो सकेगा। ठीक है, और सीरियसली मतलब लिटरली सीरियसली इसमें एक चिप लगी होगी आप लोग। ठीक ना, ऐसा मत समझो कि ये श्वेता सिंह आज तक वाला वीडियो है जिसमें श्वेता सिंह ने बताया था कि 2000 के नोट में चिप लगी होगी, ज़मीन में रखी होगी, तब भी उसकी इन्फॉर्मेशन मोदी जी को मिल जाएगी, यहाँ पर रखी होगी, वहाँ पर रखी होगी, ये चिप लगी होगी, पतली सी चिप लगी होगी ना। ये श्वेता सिंह जी ने बताया था ना आज तक वाली, बड़ा वायरल वीडियो हुआ था और बाद में पता लगा कि चिप वगैरह कहीं पे नहीं है। कि जो पत्रकार होते हैं ये किसी भी चैनल के, ये अपने आप को सर्वज्ञाता समझते हैं, सर्वज्ञाता होते हैं। किसी भी मैटर पर आप लोग इनसे बात करवा लो, इनको बराबर जानकारियाँ होती हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। रघुराम राजन जी को उतनी जानकारी नहीं होगी, मोदी जी को भी इतनी जानकारी नहीं थी कि 2000 के नोट में चिप लगी है कि नहीं, लेकिन श्वेता सिंह जी को ये पता था कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। हालांकि 2000 के नोट में तो चिप नहीं निकला, बाद में उनका बड़ा मजाक भी बना था। ठीक है, मीम्स वगैरह भी काफ़ी बनते हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर। अगर आप लोग एक्टिव होंगे तो, एक्टिव क्या अगर क्या होंगे ही, तो वहाँ से आप लोगों को पता होगा। तो 2000 के नोट में तो चिप फिलहाल नहीं लगी हुई थी, लेकिन ये जो बैंड होगा, ये जो फिटनेस बैंड लॉन्च करने जा रही है ये फास्ट ट्रैक, इसमें एक चिप लगी होगी जिसको कि SBI अकाउंट से लिंक किया जाएगा। उसके बाद में जो है हम जो है इसके माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे। इस चिप लगे हुए बैंड को जब हम किसी POS के सामने ले आएंगे तो वहाँ से हमारा पेमेंट हो जाएगा, उसके आगे की प्रोसेसिंग हो जाएगी कि कैसे क्या पेमेंट करना है। ठीक है, और ये बैंड जो है ये मई 2021 यानी कि बस अभी जो अपकमिंग मई है इसी में इसको लॉन्च करने की प्लानिंग है। ठीक है, और टाइटन ने पहले भी SBI के साथ में मिलकर टाइटन पे लॉन्च किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि टाइटन और SBI पहली बार जो है पार्टनरशिप में आए हैं। टाइटन ने पहले भी SBI के साथ में मिलकर टाइटन पे लॉन्च किया हुआ है, जिसके माध्यम से 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। यहाँ पर बात हुई थी SBI योनो की, तो योनो का फुल फॉर्म, योनो का पूरा नाम हो जाता है यू ओनली नीड वन। यू ओनली नीड वन, ये जो है इसका पूरा नाम हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है। बाकी SBI का हेडक्वार्टर वगैरह, इसकी टैगलाइन, MD CEO, ये सारी चीज़ें आप लोगों की पता होंगी, ये मैं यहाँ पर अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम कैलेमिटीज व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए यूनिक स्कीम नेम्ड बिजनेस किस्त सुरक्षा। वित्तीय संस्थाओं को आपदाओं से बचाने के लिए किस बीमा कंपनी ने बिजनेस किस्त सुरक्षा नामक एक अनूठी योजना शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंक्स, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन सभी के बैलेंस शीट को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए HDFC एर्गो ने बिजनेस किस्त सुरक्षा नाम से एक यूनिक कवर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, बिजनेस किस्त सुरक्षा नाम से जो है लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का। टू लॉन्च ए स्मार्टफोन इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नेम्ड रूपे सॉफ्ट POS, द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। रूपे सॉफ्ट POS नामक एक स्मार्टफोन सक्षम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने हाल ही में किस संगठन के साथ साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। SBI पेमेंट्स ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, SBI पेमेंट्स ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। NPCI और SBI पेमेंट्स ने
रुपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, जिसके माध्यम से स्मार्टफोन्स को ही पीओएस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। रुपे सॉफ्ट पीओएस के माध्यम से ही जो है इसको स्मार्टफोन को ही पीओएस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एनपीसीआई की अगर हम लोग बात करें, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई की अगर हम लोग बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। और हम लोग इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें, तो ये आप लोग जो है कमेंट कर बताओगे कि एनपीसीआई का एमडी और सीईओ कौन है। तो कुल मिलाकर एसबीआई पेमेंट्स ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था कि रुपे सॉफ्ट पीओएस नामक एक स्मार्टफोन सक्षम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में किस संगठन के साथ में साझेदारी की। तो ये एसबीआई पेमेंट्स के साथ में साझेदारी की है। ये नाम आप लोग याद रखना, रुपे सॉफ्ट पीओएस, ठीक है ना, ये आप लोग नाम याद रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने मार्च फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। जहाँ पर जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वहाँ पर हम लोगों ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और जहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में सिर्फ पढ़ना था और आगे बढ़ना था वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ा है और अगले क्वेश्चन पर मूव कर गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट वीक का यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हालांकि थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएंगी, छूटेगा कुछ भी नहीं आप लोगों को, ये मानकर चलिए सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। थोड़ा बहुत डिले चल रहा है, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जहाँ पर हम लोग मार्च सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।